की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने जाटलैंड की कमान संभाल ली है। दिल्ली में बड़े जाट नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। थोड़ी ही देर में जाट नेताओं से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुल 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर जाट नेताओं का जमावड़ा होगा। मेरठ से अमन सिंह और अशोक बालियान पहुंचे हैं। जाट महासभा के अध्यक्ष सुभाष चौधरी मीटिंग में पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर बार काउंसिल के सचिव सुरेंद्र मलिक भी पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर के वीरपाल निर्वाल बैठक में पहुंचे हैं। 7 जिला पंचायत अध्यक्ष भी बैठक में बुलाए गए हैं। बुलंदशहर से अतुल तेवतिया भी बैठक में पहुंचे हैं। नोएडा से अमित चौधरी भी बैठक में पहुंचे हैं। मेरठ से गौरव चौधरी बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो 253 जाट नेताओं से ये मुलाकात होगी और जाट के बीच बैठकर तमाम रणनीति अमित शाह बनाएंगे कि जाटों को कैसे साधा जाए। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है और अब जाट नेताओं से मुलाकात के बहुत ही अहम मायने हैं। आज अमित शाह जाट नेताओं से मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जाटलैंड की कमान संभाल ली है और तमाम जाट नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली में बड़े जाट नेताओं से मुलाकात है। जाट नेताओं से मुलाकात के मायने क्या है आपको बता देते हैं। सपा आरएलडी गठबंधन से बदले समीकरण, जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में सपा और आरएलडी है। ऐसे में नाराज जाट किसानों को उनके ही नेता समझाएंगे। जितने भी जाट नेताओं से अमित शाह मुलाकात करेंगे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिरी वक्त तक जाटों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। सपा आरएलडी गठबंधन से समीकरण क्योंकि बदले हैं, उसको भरने के लिए, उस लूप होल को फिल करने के लिए अमित शाह खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वो खुद संभाल रहे हैं कमान और जाट नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और साथ ही उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर किसका प्रभाव ज्यादा है और कैसे यहां पर नेताओं की नाराजगी दूर की जा सकती है। तो अमित शाह थोड़ी ही देर में जाट नेताओं से मिलेंगे। दिल्ली में ये बड़ी बैठक है। 250 से ज्यादा जाट नेताओं से अमित शाह बात करेंगे। तो अमित शाह बातचीत करेंगे आज 250 से भी ज्यादा जाट नेताओं से और इसके बेहद ही खास मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह ने खुद अपने ऊपर ले ली है। कहा जा रहा है कि अब जाटलैंड को अमित शाह संभालेंगे, उसकी कमान अमित शाह के हाथ में है। क्या मायने हैं इस मुलाकात के? Now this year the parade began at 10:30. पीयूष, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि जाट नेताओं से मुलाकात के बेहद ही अहम मायने हैं और जाट नेताओं से मुलाकात करने के बाद ही ये समझ में आएगा कि आखिर जाट नेताओं को जिम्मेदारी क्या अमित शाह ने दी है। तो जाट नेताओं से मुलाकात के मायने क्या हैं, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आखिरी वक्त तक जाटों को मनाने की कोशिश है। सपा आरएलडी गठबंधन से जो समीकरण है वो कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसीलिए लगातार कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि जो भी समीकरण बदले हैं उनको अपने पक्ष में वो करें और इस पर काम तेजी से जारी है। नाराज जाट किसानों को उनके ही नेता समझाएंगे और अमित शाह से यह बातचीत बेहद ही खास है। रायबरेली से खबर, जहां न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहरीली शराब से 6 मौत के मामले में कार्रवाई हुई है। इंस्पेक्टर अजय कुमार, सिपाही धीरेन्द्र श्रीवास्तव निलंबित कर दिए गए हैं। रायबरेली के आबकारी अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने देशी शराब की दुकान को सील कर दिया है।
तुलवासा के नाम था शराब दुकान का लाइसेंस। अपर मुख्य सचिव आबकारी ने कड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी कार्रवाई, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। रायबरेली के आबकारी अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। पूछा गया है कब से ये चल रहा था और अब तक क्यों नहीं जानकारी मिली थी, देर से क्यों जानकारी मिली जब कुछ लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब के चलते। जहरीली शराब का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से अभी भी जहरीली शराब के मामले में कई लोगों की मौत की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं और ऐसे में आबकारी विभाग से जवाब मांगा गया है। रायबरेली में जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को नोटिस जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव आबकारी ने ये कड़ी कार्रवाई की है। तो शराब कांड में क्या कार्रवाई हुई है अब तक, ये आपको हम बता रहे थे। फिलहाल अभी भी इस पूरे मामले में जांच जारी है। कितने लोग हैं जो जहरीली शराब में शामिल हैं, बना रहे हैं और धड़ल्ले से ये काम किसके दम पर चल रहा है, इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। रायबरेली के आबकारी अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। तो न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और अब न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहरीली शराब मामले में 6 लोगों की मौत हुई, उस पर आबकारी अधिकारी से जवाब मांगा गया है। असद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या जानकारी मिल रही है जहरीली शराब मामले में, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये रात का मामला है और उसके बाद कहीं ना कहीं से जो महाराजगंज के पहाड़पुर गांव में जो देसी दुकान से शराब ली गई और एक बर्थडे में उस शराब को परोसा गया और जहां कई अभी तक 6 जो अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं कि 6 मौतें हुई हैं, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं से 10 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और करीब 1.5 दर्जन लोग अभी भी अस्पताल में अपने जीवन से लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से ये बड़ी लापरवाही प्रशासन और आबकारी की जरूर है, क्योंकि आबकारी इस समय लगातार छापेमारी कर रहा था और लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा था, लेकिन जिस तरह से ये कांड सामने आया है उस पर से कहीं ना कहीं प्रशासन की और आबकारी विभाग की पोल खुलती जरूर दिखाई दी है और कलाई खुलती जरूर दिखाई दी है। और कार्रवाई के नाम पर अगर वहां पर आबकारी को दंडित किया जाता है तो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं संबंधित थाने भी उसकी लपेटे में जरूर आते हैं, क्योंकि उनके बिना उसके कोई भी काम नहीं किया जाता है। जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कई बार उस पर हम लोगों ने बात की तो सीधा सा सवाल यही आता था कि आबकारी के पास अभी उतना बल नहीं है और उतनी हमारे पास क्वांटिटी नहीं है सिपाहियों की या इंस्पेक्टरों की। और जब हम हल्के के सिपाहियों से या हल्का इंचार्ज से वहां पर बात करते हैं कार्रवाई करने के नाम पर, तो कहीं ना कहीं से शराब माफियाओं को उसकी जानकारी पहले हो जाती है। तो ये कड़ी कहीं बड़े लोगों से जरूर जुड़ी हुई है और लगातार रायबरेली में इस तरह का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले पूर्व में भी एक बहुत बड़ा मामला मीर एरिया थाने के जस्ट पीछे एक फैक्ट्री में पाया गया था और फैक्ट्री में लगातार अवैध शराब का कारोबार जारी था। और फिर उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो कई बड़े नाम लपेटे में आए और अब ये एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अभी आधिकारिक पुष्टि न होने के बावजूद जो सूत्रों की जानकारी है उसमें करीब 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये बड़ा मामला है। और 1.5 दर्जन बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि शराब के चलते, जहरीली शराब के चलते लगातार जो मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया असद इस तमाम जानकारी के लिए। आजम खान जेल से ही पर्चा दाखिल करेंगे। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट से नामांकन की परमिशन मिल गई है। रामपुर सीट से सपा उम्मीदवार है आजम खान। रामपुर में दूसरे चरण में चुनाव होना है और ऐसे में वो जेल से ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें नामांकन दाखिल करने की परमिशन मिल गई है। मनीष मिश्रा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, अभी क्या जानकारी मिल रही है? नामांकन कैसे दाखिल करेंगे? जेल से, क्योंकि वो नामांकन दाखिल करेंगे, एमपी एमएलए कोर्ट ने परमिशन दे दी है, पूरा प्रोसेस इसका क्या होगा? देखिए, आपको बता दूं कि एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसकी नियुक्ति की जाती है, उसके साथ आजम खान जाएंगे और अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो जेल से जा भी चुके हैं, अभी मतलब रवाना हो चुके हैं और अपने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ वहाँ पे जाके अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उसके बाद वापस उनको जेल में उनकी वापसी कर दी जाएगी।
तो जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे और बताया जा रहा था कि आजम खां हो, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, ऐसे नाम को लेकर चर्चा में हमेशा से रही थी समाजवादी पार्टी। और आज जब रामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है आजम खां और जेल में है, तो देखना होगा कि किस तरीके से वो जो पूरा आपका जब भूमिका, जब आप पे राजनीतिकरण होगा या जो कहेंगे वहाँ पे जब वोटिंग होगी तो इसका कितना असर पड़ेगा। हालांकि रामपुर के काफ़ी नामचीन हैं आजम खां और काफ़ी इनका वर्चस्व रहता है वहाँ पे रामपुर में। तो देखने वाली बात होगी जब वो जेल से हैं पहली बार, जब बिना फिजिकली अपीयरेंस के वहाँ से लड़ेंगे तो क्या असर पड़ेगा, क्या सिंपैथेटिक वोट उनके साथ जाता है कि नहीं जाता, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन इस बार इंप्रेशन की बात करें तो कैसा इंप्रेशन इस बार रामपुर पर पड़ेगा? आजम खां क्योंकि जेल में हैं, कई सारे आरोप उन पर लग चुके हैं, तो इस बार क्या उसी तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग रहेगी जो पहले रहा करती थी? देखिए अंशिका, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक सिंपैथिक वोट का जरूर आता है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए, हम इतिहास सीखेंगे तो करीब 15 साल में एनडीए ने कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था रामपुर से। इस बार उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो भी सेफ साइड खेलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आजम खां का एक वहाँ पे वर्चस्व रहा है, वहाँ की उनकी लंबी राजनीति रही है और वहाँ पे उनका फैन फॉलोइंग जरूर है। और आपका इतना बड़ा नेता, जिसका बड़ा एक साम्राज्य हो उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम हो, जिसको बतौर एक मुख्यमंत्री की तरह भी देखा जाता था, उनके बहुत वक्त थी समाजवादी सरकार में। ऐसे में जब वो वहाँ से लड़ेंगे और जब आएंगे और यकीनन उनके सिंपैथिक प्रचार भी किया जाएगा, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे वो लेटर्स के थ्रू किया जाए, चाहे उनके संदेश दिए जाए, तो जब आप फिजिकली अपेयरेंस नहीं है और आपके ऐसे कोई आप अपील करते हैं जनता से, तो कहीं ना कहीं आपकी अपील में जरूर से जरूर आपको सिंपैथी वोट मिलते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की कई जगहों पर ट्रेन में आगजनी हुई है। रेलवे भर्ती परीक्षा पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। रेलवे में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर हंगामा किया है। परीक्षार्थियों ने, छात्रों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस पर पथराव किया है। गया में यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी है। आरा, जहानाबाद में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। दोपहर 3:30 बजे रेल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर छात्र कितने ज्यादा यहां पर नाराज नजर आए कि उन्होंने खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगा दी और यहां पर पथराव भी हुए हैं। रेलवे ने फिलहाल नतीजों पर रोक लगा दी है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां जो परीक्षार्थी हैं उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। परीक्षा को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं परीक्षार्थी और गुस्से में आकर उन्होंने ट्रेन की बोगी में आग लगा दी। बिहार के कई जगहों पर ट्रेन में आगजनी हुई है और रेलवे भर्ती परीक्षा पर छात्रों का यह उग्र प्रदर्शन है। गुस्सा छात्रों का दिखाई दिया। देश मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया है। सीएम योगी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था संविधान। सीएम ने कहा कि भारत का संविधान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान बाबा साहेब की देश को बड़ी सौगात है। आज भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को नियंत्रित किया गया। कोरोना काल में जीवन जीविका दोनों बचाई गई। अधिकार के साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सीएम योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उन्होंने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया और कहा कि आज हमारा देश एक नई ऊंचाई छू रहा है। और साथ ही उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया कि आखिर कोरोना ने कैसे जीत हासिल की है, माफ कीजिएगा, देश ने कोरोना के प्रति कैसे जीत हासिल की है, इस बारे में भी सीएम योगी ने जिक्र किया। संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए अपना एक संविधान बनाना आवश्यक होता है। भारत के उस समय के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर के
एक संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा तैयार करके संविधान की प्रति संविधान सभा को सौंपती है और 26 जनवरी 1950 को इस देश ने अपना संविधान लागू किया। भारत का संविधान कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर जहां भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराता है, वही भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कुछ मौलिक कर्तव्य भी भारत के संविधान ने दिए हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो, वंचितों को, दलितों को, यह अधिकार भी भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया। और आज यही कारण है कि तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता रहा है, बल्कि दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी एक अनवरत यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। हम सबको भारतीय होने का गौरव प्रदान करने वाला भारत का ये संविधान भारत की मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। आज जब यह देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति। तो वही समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने झंडा फहराया है। मुलायम सिंह ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है, अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है, बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो चुनाव दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। ये चुनाव जनता का चुनाव बन चुका है, इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ो। बड़ी संख्या में इस देश के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। अगर हम सब आजादी के संघर्ष को पीछे मुड़ करके देखते हैं, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए, कुर्बानियां दी गई और उसके बाद आजाद देश में हमें एक संविधान मिला। आज जब हम लोग इकट्ठे और चुनाव में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि वो जो नकारात्मक लोग हैं, जो निगेटिव लोग हैं, जो हमारे देश को आगे नहीं ले जाना चाहते, कहीं न कहीं समाज को बांट करके वोट मांग रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के, और क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, और जो बदलाव की शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश से होती है। इसलिए ये जब हम और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।